नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 16 जनवरी 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों की हम चर्चा करेंगे। इन आलेखों से संबंधित जो भी अभ्यास प्रश्न होंगे मुख्य परीक्षा के, उनकी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज के अपने सत्र को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। आज का हमारा पहला विषय है, क्या टीआरपी मापने की प्रक्रिया में सुधार हुआ है। टीआरपी के संबंध में विवाद पिछले साल हुआ था और वर्तमान में इसकी जो नई प्रक्रिया है उसको अब लागू किया जा रहा है। टीआरपी के संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। हृदय प्रत्यारोपण, यहाँ पर एक ऐसे मरीज का केस सामने आया है जिसमें सुअर के हृदय को प्रत्यारोपित किया गया है। तो इस तरह की संभावनाएं भविष्य में कैसी होंगी और कैसे ये आगे बढ़ सकता है, इसके संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। तीसरा आलेख है, अवैध शराब पीने से मृत्यु। इस तरह की घटनाएं भारत में अलग अलग राज्यों में समय समय पर होती रहती हैं, तो हम इसके प्रमुख कारणों पर और इसको दूर करने के जो उपाय हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सत्र का चौथा और अंतिम विषय है, क्या टीकाकरण ओमिक्रॉन के विषाणु को सीमित कर रहा है। सामान्यतः यह माना जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई हैं उन पर ओमिक्रॉन उतना प्रभावी नहीं है और वो बहुत खतरनाक स्थिति तक आपको संक्रमित नहीं कर रहा है। इसी के संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। अंत में हमारी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो संबंधित अभ्यास प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा के पहले विषय को हम देखते हैं, हैज द प्रोसेस टू मेजर टीआरपी इम्प्रूव्ड। यह आलेख प्रश्न संख्या 11 पर सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में यह शासन व्यवस्था से संबंधित है। भारत में टेलीविजन के अलग अलग कार्यक्रमों को जो रेटिंग प्रदान की जाती है, जिसको हम टीआरपी बोलते हैं, उसके संबंध में जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको एक तरह से हटाया जा रहा है और इस तरह की जो रेटिंग है उसको फिर से जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पिछले वर्ष टीआरपी रेटिंग को जारी करने को रोका गया था। इसका बड़ा कारण ये है कि इसको जारी करने वाली संस्था बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, और इस तरह की रेटिंग को जारी करने के लिए कुछ संस्थाओं को इसके द्वारा ठेके दिए जाते हैं जहां पर वो आंकड़े इकट्ठा करते हैं। तो इसी तरह के आंकड़े इकट्ठा करने की एक संस्था है हंसा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा भी शिकायत की गई थी। तो यहाँ पर बार्क और उसकी एक संस्था जिसको उसने कुछ कार्य दिया था टीआरपी के संबंध में, इनकी शिकायत पर एक तरह से कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस के द्वारा 8 अक्टूबर 2020 को यह बताया गया कि टीआरपी में कुछ परिवर्तन करने के संबंध में एक रैकेट का पता चला है। यानी इनके द्वारा प्रभाव डाल के टीआरपी के संबंध में जो आंकड़े हैं उनमें कुछ परिवर्तन किया जाता है। भारत में टेलीविजन के कार्यक्रमों के संबंध में जब भी टीआरपी को जारी किया जाता है, इसे निकालने के लिए कुछ घरों को एक तरह से पैनल में डाला जाता है। यानी उन घरों में कौन से कार्यक्रम कितने समय तक देखे जा रहे हैं वो एक मीटर के माध्यम से वहां पर गणना किया जाता है। तो इनको पैनल घर कहा जाता है। और ध्यान रखें कि जो टीआरपी है उसके लिए टीवीआर शब्द भी उपयोग किया जाता है। टीआरपी मतलब टारगेट रेटिंग पॉइंट और टीवीआर टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टीवीआर और टीआरपी दोनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादा प्रमुखता से टीआरपी का नाम लिया जाता है। तो टीआरपी निकालने के लिए जिन पैनल घरों को आरक्षित किया गया था, यहाँ पर आरोप लगे कि रिश्वत देके उनके एक तरह से जो भी वहां पर कार्यक्रम चल रहे थे या जो प्रक्रियाएं वहां पर अलग अलग टेलीविजन कार्यक्रम को लेकर हो रही थी उसमें कुछ हेरफेर किया गया। इसमें जो रेटिंग है उसमें जानबूझकर छेड़खानी की गई, क्योंकि जो मीटर वहां पर लगाए गए थे अलग अलग कार्यक्रमों को माप करने के लिए उसमें कुछ छेड़खानी की स्थिति पाई गई। इसके आरोप लगे। उसी के बाद अगर हम देखें तो टीआरपी के संबंध में जो भी गणनाएं हो रही थी उसको रोका गया और टेलीविजन से संबंधित जो समाचार चैनल हैं उसमें 3 जो प्रमुख चैनल थे उनके अधिकारियों को एक तरह से नामजद किया गया। बार्क के द्वारा अगर टीआरपी को रोका गया तो बड़ा कारण यही था कि जिन घरों में मीटर के माध्यम से जानकारी इकट्ठा की जा रही थी वहां पर पाया गया कि रिश्वत देकर उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है और वहां छेड़खानी की गई है, जो भी एक तरह से आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। टीवी के कार्यक्रमों के संबंध में जो भी टीआरपी जारी की जाती है उसका विज्ञापन का जो उद्योग है उससे बहुत अधिक संबंध है। अगर टीवी पर हम विज्ञापन का बाजार देखें तो लगभग 32,000 करोड़ का है। इसीलिए जो भी कार्यक्रम के संबंध में टीआरपी जारी की जाती है वो सटीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर टीआरपी सटीक नहीं है तो कोई भी कंपनी जो अपना विज्ञापन देना चाहती है वो कम टीआरपी वाले कार्यक्रम के लिए ज्यादा विज्ञापन का चार्ज दे सकती है। जैसे आपने सामान्यतः देखा होगा कि जब भी हम टीवी के कार्यक्रम के प्राइम टाइम की बात करते हैं 8:30 या रात्रि में 9, ये सामान्यतः प्राइम टाइम माना जाता है। तो यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं उनकी टीआरपी सबसे ऊपर होती है।
यहाँ पर आप जो भी विज्ञापन देते हैं उसके जो शुल्क है वो सबसे ज्यादा होते हैं। अगर हम देर रात्रि के कार्यक्रमों की बात करें तो वहां पर टीआरपी उतनी अधिक नहीं होती है और वहां पर विज्ञापन थोड़े सस्ते हो सकते हैं। अगर किसी भी तरह की धांधली हुई है तो जो भी विज्ञापन दाता है, जो विज्ञापन अपने कार्यक्रम के लिए देने वाला है किसी टीवी के कार्यक्रम के साथ में, वो हो सकता है कि ज्यादा विज्ञापन का शुल्क दे दे और टीआरपी उसका कम हो, तो वो घाटे में जा सकता है, क्योंकि इससे उसकी कंपनी को बहुत अधिक लाभ नहीं होगा, उसके उत्पाद बाजार में ज्यादा बिकेंगे इसकी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि टीआरपी पहले ही कम है लेकिन गलत तरीके से टीआरपी को बढ़ाकर दिखाया गया है। तो दर्शक कम देख रहे हैं तो आपका जो विज्ञापन है उसका उतना प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए माना जाता है कि जब भी हम विज्ञापन जो भी यहाँ पर प्रसारित करते हैं, जो प्रसारक हैं और जो भी टीवी के कार्यक्रम बनाने वाले निर्माता हैं, वो सभी टीआरपी को लेकर हमेशा एक तरह से काफी ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है टीआरपी के साथ में सभी का एक तरह से हित जुड़ा हुआ है। टीआरपी को लेकर अगर कोई धांधली होती है तो सभी के हित है वो प्रभावित होते हैं। और पिछले वर्ष यही एक घटना हुई जिसके आधार पर टीआरपी को जो साप्ताहिक रूप में जारी किया जाता था उसको रोक दिया गया। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई मामला नहीं हुआ है टीआरपी में धांधली का। अगर हम 2002-2003 की बात करें तो उस समय दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक हैं SY कुरैशी। उनका यह कहना था, अगर हम राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन की बात करें जहां पर 92% समाचार का शेयर एक तरह से उनके हिस्से में है, उसके बाद भी उसकी टीआरपी बहुत अच्छी नहीं है और उस समय टीआरपी जारी करने का काम TAM संस्था के द्वारा किया जाता था, यानी टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट संस्था के द्वारा। ये जो आरोप लगाए गए थे SY कुरैशी के द्वारा, तो माना यह गया कि जिन घरों में मीटर लगाकर एक तरह से जो पैनल घर थे जहां पर आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता था, उनको रिश्वत देके वहां पर कुछ धांधली की गई थी। तो इस तरह के आरोप आप देखें 2002-03 में लग चुके थे उस संस्था के ऊपर जो उस समय टीआरपी जारी करता था। और इसी आधार पर हम देखें तो आगे चलकर NDTV के द्वारा न्यूयॉर्क में जो TAM की मूल कंपनियां हैं उनके ऊपर एक तरह से मुकदमा दायर किया गया और आरोप यह लगाया गया कि उन्होंने टीआरपी के संबंध में वो डाटा प्रकाशित किया जो संदिग्ध था, यानी उसकी वैधता के ऊपर अभी भी सवाल उठ रहे थे और आपने टीआरपी का डाटा जारी कर दिया। तो आप जब गलत टीआरपी का डाटा जारी करते हैं और आप बताते हैं कि कोई ए समाचार चैनल है वो टीआरपी में नंबर 1 पर है, जबकि हो सकता है कि असलियत में वो सबसे निचले पायदान पर हो, तो ऐसी स्थिति में उसको विज्ञापन अधिक मिलते हैं और उसको ज्यादा लाभ होता है। इसी आधार पर प्रमुख रूप से NDTV के द्वारा TAM के ऊपर मुकदमा दायर किया गया। TAM के ऊपर जो विवाद की स्थिति बनी, इसी के प्रकाश में आगे चलकर 2010 में बार की स्थापना की गई। बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसकी अगर हम बात करें तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, उनके द्वारा मिलकर बार की स्थापना की गई है। TAM के स्थान पर जब बार की स्थापना की गई तो उन्होंने टीआरपी को एक तरह से मापने की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ सुधार किए। पहला बड़ा सुधार ये था कि जो भी नमूना लिया जाता था, जो सैंपल का आकार था, वो बढ़ा दिया गया, यानी 9600 घरों को एक तरह से पैनल घर के रूप में रखा गया था जहां पर टीआरपी के लिए आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे। यह संख्या बढ़ाकर कर दी गई 30,000। इसी के साथ साथ अगर हम BARC की स्थापना की बात करें तो ये संस्था मीडिया जगत की कुछ प्रमुख संस्थाओं के द्वारा स्थापित की गई है। तो माना यह जाता है कि जो BARC है वो मीडिया जगत का सही रूप में प्रतिनिधित्व भी करती है। तो इस रूप में BARC के माध्यम से भारत में टीआरपी निकालने की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें कुछ सुधार हुआ। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा बार को पुनः टीआरपी के जो डाटा है वो जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्रालय का यह कहना है कि टीआरपी के संबंध में जो समिति थी उसकी जो सिफारिशें थी उनको एक तरह से बार के द्वारा प्रमुख रूप से लागू किया गया है। इसीलिए जो टीआरपी की प्रक्रिया है उसमें सुधार हो चुका है और अब इसे जारी किया जाना चाहिए। प्रमुख सुधार के रूप में अगर हम देखें तो टीआरपी के संबंध में जो समिति बनाई गई थी उसने 2 प्रमुख सिफारिशें दी। पहली सिफारिश ये कि एक निगरानी तंत्र बनाया जाए और उसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रमुख रूप से जब भी आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, यानी जिन घरों को पैनल घर माना गया है जहां पर आंकड़े मापे जाते हैं, जो संख्या 30,000 अब कर दी गई है, उनकी निगरानी होनी चाहिए, यानी उनको रिश्वत देकर किसी भी तरह से धांधली करने की जो प्रक्रिया है वो ना हो पाए। तो ये निगरानी जो तंत्र है वो एक तरह से नियुक्त किया गया है। दूसरा, बार्क में स्वतंत्र सदस्यों को रखा जाएगा और जो बार्क में टीआरपी निकालने का एक तरह से जो तंत्र है उसमें प्रमुख रूप से शामिल किए जाएंगे।
तो बार्क में जो टीआरपी निकालने का काम करने की जो शाखा है, उसमें प्रमुख रूप से इन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जो बार्क से स्वतंत्र रूप से होंगे, यानी मीडिया जगत से होंगे, लेकिन बार्क से उनका सीधा संबंध नहीं रहा होगा। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और टीआरपी जारी की जा रही है, इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। और इन सदस्यों के लिए जो भत्ते हैं या जो अलाउंस है, वो प्रमुख रूप से बार्क के द्वारा दिया जाएगा। इन सिफारिशों को लागू करके प्रमुख रूप से जो भी टीआरपी के संबंध में विवाद था, उसको लेकर बार्क ने सुधार किया है। इसीलिए सरकार ने टीआरपी फिर से जारी करने की जो प्रक्रिया है, उसको शुरू करने के लिए बार्क को कहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का यह भी कहना है कि वो भविष्य के लिए टीआरपी में अन्य प्रकार के जो सुधार हैं वो हो पाए, इसके लिए वर्तमान में प्रसार भारती निगम के जो सीईओ हैं शशि शेखर वेम्पति, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई है, जिसके द्वारा प्रमुख रूप से टीवी रेटिंग के लिए वर्तमान में जो दिशा निर्देश है उनकी समीक्षा की जाएगी और सिफारिश की जाएगी। यानी वर्तमान जिस रूप में टीआरपी निकाली जाती है, जारी की जाती है, और उसके संबंध में जो दिशा निर्देश है उनकी जांच शशि शेखर वेम्पति समिति के द्वारा की जाएगी। और जो भी इसकी सिफारिशें होंगी उनको लागू करके टीआरपी के संबंध में अगर अभी भी कुछ आशंकाएं हैं तो उनको दूर करने का भविष्य में सरकार प्रयास करेगी। हम आज की अपनी दूसरी न्यूज को देखते हैं, पिग टू ह्यूमन हर्ट। यहाँ पर एक मामला सामने आया है जिसमें सुअर के हृदय को एक मनुष्य में प्रत्यारोपित किया गया है। तो भविष्य में इस तरह की जो स्थितियां हैं वो कैसे बनेंगी, इसको लेकर क्या समस्याएं हैं और इसके आधार पर किस तरह से विश्व में अंग प्रत्यारोपण को लेकर जो समस्याएं हैं वो दूर की जा सकती हैं, इस पर प्रमुख रूप से आलेख में चर्चा है। यहाँ पर मामला डेविड बेनेट के संबंध में है, जिनमें आनुवंशिकी रूप से संशोधित एक सुअर से हृदय प्राप्त करके प्रत्यारोपित किया गया है और इस तरह के वो पहले व्यक्ति बन चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के जो सर्जन हैं, उन्होंने टर्मिनल हार्ट फेलियर से पीड़ित बेनेट में सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया है। सुअर के दिल का मानव में जो प्रत्यारोपण किया गया है, इसको एक प्रायोगिक प्रक्रिया मान सकते हैं। इसीलिए जिन डॉक्टरों ने इस प्रक्रिया को संचालित किया है, उनके लिए अमेरिका की जो संस्था है यूएसएफडीए, यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उससे आपातकालीन मंजूरी ली गई है। और आप ध्यान रखें कि ये जो प्रक्रिया है सुअर के दिल को मानव में प्रत्यारोपित करना, इसे हम जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जब हम जेनो ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में किसी अंग, कोशिका या ऊतक का एक तरह से दान किया जाता है या प्रत्यारोपण किया जाता है। यहाँ पर अगर हम वर्तमान केस में देखें तो एक प्रजाति सुअर है और दूसरा मनुष्य, तो दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। तो जब भी इस तरह का प्रत्यारोपण होता है दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में, इसको हम जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और यह मामला एक तरह से आपातकालीन रूप में था, इसीलिए अमेरिका में जो संस्था इसके लिए उत्तरदायी है यूएसएफडीए, उससे मंजूरी के बाद ही ये प्रक्रिया को अपनाया गया। यहाँ पर अगर इस प्रत्यारोपण के लिए अमेरिका में मंजूरी मिली है तो इसका कारण यह है कि डेविड बेनेट की जो स्थिति है वो इस रूप में थी कि अगर यह प्रत्यारोपण नहीं किया जाता तो सामान्य रूप में निश्चित था कि भविष्य में उनकी मृत्यु हो सकती थी। और नियमित रूप में एक मानव हृदय का प्रत्यारोपण उनमें किया जाए या कृत्रिम वेंट्रिकुलर सहायक उपकरण के ऊपर उनको रखा जा सके, ऐसी क्षमता उनके शरीर की नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की बीमारी के स्तर पर वो पहुंचे हुए थे, ये स्थितियां उनके साथ अपनाई नहीं जा सकती थी। तो एक अंतिम उपाय के रूप में सुअर का जो हृदय है वो प्रत्यारोपित किया गया और ये काफी हद तक प्रायोगिक रूप में सफल माना जा रहा है। इसी तरह की प्रक्रिया जहां पर सुअर के हृदय को मानव में प्रत्यारोपित किया गया था, भारत में 1997 में डॉक्टर धनीराम बरुआ के द्वारा भी किया गया था। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो हमने प्रारंभ में ही एक तरह से चर्चा की है कि जो भी एक तरह से सुअर से हृदय लिया गया है वो सुअर आनुवंशिकी रूप से संशोधित है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो अगर आनुवंशिकी रूप से संशोधन किया गया है तो उसका कारण क्या है? आप ध्यान रखें, मानव के शरीर में अगर किसी अंग, कोशिका, ऊतक अगर प्रत्यारोपित किया जाता है तो मानव शरीर सामान्यतः इसको स्वीकार नहीं करता है और हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इसका विरोध करता है। इसीलिए जिस सुअर से हृदय को लिया गया है उसमें आनुवंशिक संशोधन किया गया है। आनुवंशिकी संशोधन के माध्यम से जिस सुअर का हृदय लिया गया है उसमें ऐसे परिवर्तन किए गए हैं जिससे मानव की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है
उसको एक तरह से धोखा दिया जा सके और जो हृदय है जो सूअर का है उसको मानव शरीर स्वीकार कर सके। इसी स्वीकार करने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आनुवंशिक संशोधन सूअर में किया गया है। आनुवंशिक संशोधन जो प्रमुख रूप से किए गए, जिसके आधार पर इस हृदय प्रत्यारोपण को आगे बढ़ाया गया और मानव शरीर ने हृदय को स्वीकार किया और उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ने विरोध नहीं किया। इसका बड़ा कारण यह था कि जो भी एक तरह से सूअर का जीनोम है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, जिससे कि अगर हृदय को मानव शरीर में लगाया जाए तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसका विरोध न करे। इस दूसरे जानवर के हृदय को स्वीकार न करे, ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए सूअर में 10 प्रमुख जो जीन हैं उनमें एक तरह से आनुवंशिक रूप से परिवर्तन किया गया। 10 में से जिन 4 जीन को निष्क्रिय किया गया है उसमें से एक जीन आक्रामक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मानव शरीर में देता है, तो वो जीन निष्क्रिय कर दिया गया, तो आक्रामक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया नहीं हुई और हृदय को मानव शरीर ने स्वीकार किया। दूसरा जीन जिसको निष्क्रिय किया गया है उसके माध्यम से अगर हृदय का प्रत्यारोपण किया गया तो उसके बाद हृदय के बढ़ने की जो स्थितियां हैं वो एक तरह से ना हो, क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है कि जब ये प्रत्यारोपण होता है तो मानव हृदय का जो विकास है वो एक तरह से तेजी से होता है और ऐसी स्थिति में प्रत्यारोपण असफल हो सकता है। इसी के साथ साथ सूअर का हृदय मानव शरीर में स्वीकार हो पाए, इसके लिए प्रमुख रूप से सूअर का जो जीनोम है उसमें 6 मानव जीन भी डाले गए हैं। मानव शरीर जिसके द्वारा सूअर का हृदय प्राप्त किया जा रहा है उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को थोड़ा कमजोर किया गया है और यह एक प्रयोगात्मक दवा के माध्यम से किया गया है, जिससे कि जो प्रत्यारोपित सूअर का दिल है उसको शरीर एक तरह से स्वीकार करे और उसको अस्वीकार न करे। तो प्रतिरक्षा प्रणाली उसको थोड़ा कमजोर करने के लिए कुछ दवाओं का भी उपयोग किया गया है मानव शरीर पर। 1990 के समय से इस तरह के प्रयोग चल रहे थे कि सूअर के हृदय को मानव शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है, लेकिन वहां पर सबसे बड़ी समस्या ये देखी गई कि जब भी इस तरह का प्रत्यारोपण किया गया, मानव प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में प्रमुख रूप से सूअर का एक जो प्रतिजन है वो सबसे ज्यादा प्रभावी रूप में देखा गया। इस प्रतिजन की अगर हम बात करें तो ये कोशिका की सतहों पर मौजूद एक सुगर का मॉलिक्यूल था, यानी चीनी का अणु। तो ये जो सुगर मॉलिक्यूल था जो कोशिका की सतह पर था सूअरों में, यह प्रमुख रूप से मानव प्रतिरक्षा की जो प्रतिक्रिया है उसको उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी माना जाता था। पहले के अनुसंधान से स्पष्ट रूप में हम ये जान चुके थे कि जब हम सूअर के हृदय को प्रत्यारोपित करेंगे तो उसकी कोशिका की सतह पर जो एक चीनी का अणु यानी एक सुगर का जो मॉलिक्यूल है वही प्रमुख रूप से हमें लक्षित करना है। इसीलिए वर्तमान में जिस सूअर के हृदय को मानव में प्रत्यारोपित किया गया है उस सूअर में प्रमुख रूप से उस जीन को बाहर निकाल दिया गया है जो एक एंजाइम पैदा करता है और इसी एंजाइम के माध्यम से ये जो चीनी का अणु है, सुगर का मॉलिक्यूल है, वो उत्पन्न होता है। तो जब जीन को बाहर निकाल दिया गया तो ये चीनी का जो अणु है, सुगर मॉलिक्यूल, इसके उत्पन्न होने की संभावनाएं समाप्त हो गई। इसीलिए मानव प्रतिरक्षा की जो प्रतिक्रिया है उसका जोखिम कम हो गया और माना जा रहा है कि यही एक कारण रहा कि जो सूअर का हृदय है उसको मानव शरीर ने स्वीकार कर लिया और अस्वीकार करने की जो स्थितियां बन सकती थी उसका यहाँ पर समाधान किया गया। एक और प्रयास ये किया गया कि सूअर के जो डीएनए हैं उनमें कई रेट्रोवायरस भी होते हैं और ये मानव कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं। इसीलिए प्रत्यारोपण के समय इस प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए कई रेट्रोवायरस को अंग से हटा दिया गया, जिससे कि ये मानव शरीर में प्रवेश न कर पाएं और अलग अलग मानव कोशिकाओं को संक्रमित न कर पाएं। हृदय प्रत्यारोपण के लिए जिस सूअर का उपयोग किया गया है उसमें आनुवंशिकी संशोधन किए गए हैं। अगर हम पहले देखें तो आनुवंशिकी संशोधन करने के लिए जीन की दोनों प्रतियों को जानने की आवश्यकता होती थी और परंपरागत रूप से उस तकनीक का उपयोग करके जीन अलग किया जाता था। लेकिन वर्तमान में अगर हम जीन संशोधन की प्रक्रियाओं की बात करें जैसे क्रिस्पर या Cas9, तो ये काफी महत्वपूर्ण रूप में काम कर रही हैं और इनके माध्यम से जीन को बहुत आसानी से शरीर से अलग किया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया का भी एक तरह से उपयोग करके सूअर में जो जीन संशोधन है उसको आसानी से, तेजी से और सटीक रूप में किया गया। तो वर्तमान में जीन संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं वो काफी आसान हो गई हैं और सटीक रूप में काम करती हैं। ये भी काफी सहायक रहा। अंतिम रूप में एक प्रश्न ये बनता है कि जब हम जेनो ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो आदर्श के रूप में हमने यहाँ पर सूअर को प्रमुख रूप में क्यों स्वीकार किया है। माना जाता है कि सूअर के जो अंग हैं और मनुष्य के जो शारीरिक अंग हैं उनमें काफी हद तक समानता होती है। इसी आधार पर सूअर का जो हृदय है वो मानव में आसानी से प्रत्यारोपित करने के लिए एक विकल्प के रूप में माना गया है।
जब भी हम जेनो ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, यहाँ पर हम एक दूसरी प्रजाति के अंग को या कोशिका को या ऊतक को मानव में प्रत्यारोपित कर रहे हैं। जैसे अगर हम वर्तमान में सूअर की बात करें, इसको लेकर वर्तमान में अगर हम देखें तो नैतिक या धार्मिक एक तरह से जो प्रश्न है वो भी उठ सकते हैं, क्योंकि अगर हम सूअर की बात करें तो कुछ धर्मों में काफ़ी ये प्रतिबंधित रूप में है। तो इस प्रक्रिया को कितना सही रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर सवाल है। एक प्रजाति के रूप में सूअर के हृदय को अगर प्रत्यारोपित करने के लिए आदर्श रूप में स्वीकार किया जाएगा तो सूअरों का प्रमुख रूप में ये जो प्रयोग है ये बढ़ेगा। तो इसको लेकर भी नैतिक प्रश्न उठाए जा रहे हैं। नैतिक और धार्मिक जो प्रश्न है वो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जेनो ट्रांसप्लांटेशन की जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे स्वीकार्य हो रही हैं और इसको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं। जैसे अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो पिछले वर्ष 4000 लोगों को मानव हृदय प्रदान किए गए, प्रत्यारोपण किया गया, लेकिन इससे कहीं ज्यादा की आवश्यकता थी। यानी जितनी आवश्यकता है उससे कम मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए उपलब्ध है। मानव अंग में सबसे ज्यादा प्रत्यारोपण के लिए जिसकी मांग रहती है वह है किडनी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में लगभग 0.18 मिलियन लोग हर साल गुर्दे की विफलता से पीड़ित होते हैं, लेकिन देश में केवल 6000 गुर्दे ही प्रत्यारोपित किए जाते हैं। यानी जितनी गुर्दे या किडनी की मांग है वो हमारे यहाँ आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जेनो ट्रांसप्लांटेशन इसके लिए काफी एक आसान विकल्प बन जाता है। तो जानवरों के माध्यम से इस तरह के अंग प्राप्त करके उनका प्रत्यारोपण मानव में करने की स्थितियां इसीलिए मजबूत हो रही हैं। अगर हम भारत में लिवर के संबंध में देखें तो सालाना 25,000 से 30,000 लिवर के ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन संपादित कितने होते हैं? केवल 1500। कारण इनकी उपलब्धता नहीं है। इसी तरह से अगर हम हृदय के संबंध में देखें तो हृदय गति रुकने से 50,000 लोगों की मृत्यु होती है और इन लोगों को हृदय प्रत्यारोपण के माध्यम से बचाया जा सकता है। और भारत में अगर हम देखें तो हर साल 10 से 15 हृदय प्रत्यारोपण ही हो पा रहे हैं। तो इस स्थिति में जेनो ट्रांसप्लांटेशन काफी मदद हमारी कर सकता है। आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर में जो भी अलग अलग अंग होंगे उनका उपयोग हम मानव में प्रत्यारोपण के लिए कर सकते हैं, जिसमें गुर्दा, यकृत, हृदय प्रमुख रूप से शामिल हैं। जैसा हमने प्रारंभ में चर्चा किया कि सबसे बड़ी समस्या इसमें नैतिक या धार्मिक जो समस्याएं हैं उनको लेकर है। इसको लेकर अभी नैतिक और धार्मिक रूप से जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि एक प्रजाति का दूसरे प्रजाति में जो अंग प्रत्यारोपण ये कितना नैतिक और धार्मिक रूप में सही होगा। तो अगर नैतिक जो चुनौतियां हैं उनका भविष्य में हम सामना कर पाएं तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन की जो स्थितियां हैं वो वैश्विक स्तर पर और भारत में भी बढ़ेंगी, क्योंकि मानव अंग की जो आवश्यकता है वो लगातार बढ़ी है, लेकिन उसको लेकर जो भी एक तरह से आपूर्ति हो सकती है बहुत कम है। उसकी भरपाई करने के लिए जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक सटीक विकल्प भविष्य में हो सकता है। आज के अपने अगले विषय को हम देखते हैं 5 डेड इन सस्पेक्टेड हूच ट्रेजेडी। यहाँ पर अवैध शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई है और ये घटना अगर हम देखें तो बिहार से संबंधित है, लेकिन हम अपनी चर्चा को भारत में इस तरह की जो अलग अलग घटनाएं अलग अलग राज्यों में होती हैं उनके संबंध में एक तरह से देखते हैं। और माना यह जाता है कि अवैध शराब का जो व्यापार है वो भारत में एक तरह से तेजी से बढ़ा है, क्योंकि कई राज्यों में शराब के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध है। जैसे बिहार की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा शराबबंदी 2016 से लागू है। उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। जहरीली शराब के उपयोग करने से लोगों की अगर मृत्यु होती है तो उसके सबसे बड़े कारण कौन से हैं जो उसके लिए उत्तरदायी हैं? पहला बड़ा कारण माना जाता है इसका अवैध व्यापार। जिन राज्यों में शराब उपलब्ध है वहां पर सरकारों के द्वारा नियम बहुत कठोर रखे जाते हैं और नियंत्रण की स्थितियों को बनाकर रखा जाता है, और कभी कभी एक तरह से राज्यों में शराबबंदी या निषेध की बात की जाती है। तो जिस पर आप ज्यादा प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे, ज्यादा सख्ती से पालन करेंगे नियमों का, तो ऐसी स्थिति में अवैध रूप में उसका जो लेन देन है वो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होता है, और ये स्थितियां कई राज्यों में देखी गई हैं। और जिन राज्यों में शराब प्रतिबंधित है, जैसे बिहार की अगर हम बात करें, तो जहां शराबबंदी हो जाती है वहां पर एक तरह से माना जाता है कि जो भी शराब अन्य राज्यों में उपलब्ध है वो तस्करी के माध्यम से अवैध रूप में पहुंचती है, और जब भी अवैध रूप में शराब आएगी उसके जहरीली होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि शराब बनाने के लिए जो मानक है उनका सही से पालन नहीं होता। और अगर मान लीजिए शराब के बनाने के लिए जो भी मानक हैं भी, तो उनकी जांच कौन करेगा? क्योंकि जो भी शराब है वो अवैध रूप में है, तो मानक का पालन नहीं होता और जांच की प्रक्रिया हो नहीं सकती, क्योंकि वह शराब अवैध रूप में है। तो माना यह जाता है कि आप अवैध रूप में प्रक्रियाओं को स्वयं बढ़ावा देते हैं, क्योंकि शराब का जो उपयोग है उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, और शराब एक तरह से उपयोग करने की स्थितियों में कोई कमी आई है ऐसा भी नहीं है।
तो यहाँ पर प्रमुख रूप से माना यह जाता है कि जब आप प्रतिबंधित करने की बात करते हैं या शराब पर बहुत अधिक कर लगा देते हैं, तो इसके माध्यम से इसका जो अवैध व्यापार है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि अवैध व्यापार है तो कर वहां पर होगा नहीं, और जब आप अवैध व्यापार करते हैं तो मानक और जांच की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं और जहरीली शराब लोगों तक पहुंच सकती है। इसी के साथ साथ आप देखें कि जब हम शराब के व्यापार की बात करते हैं तो वहां पर आपराधिक स्थितियां बढ़ी हैं, और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा लाभ कमाने के लिए मानकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जांच से बचा जाता है, और इस कारण से जो जहरीली शराब है वो लोगों तक पहुंचती है और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। एक दूसरा प्रमुख कारण राजनीतिक मिलीभगत माना जाता है। जब हम शराब की बात करते हैं तो शराब एक तरह से राज्य का विषय है, और राज्य इस पर प्रमुख रूप से नियम बनाते हैं कि किस तरह से उन्हें इस पर जो भी एक्साइज या जो भी उत्पाद शुल्क है वो प्राप्त करना है, और राज्यों के लिए बड़ा राजस्व का ये स्रोत भी होता है। राज्यों के द्वारा शराब के संबंध में जो नीतियां बनाई जाती हैं उनमें प्रणालीगत समस्याएं होती हैं, और लाइसेंस और उत्पाद शुल्क की जो स्थितियां हैं उनको इतना जटिल बनाया जाता है कि जो कंपनियां इसका उत्पादन कर रही हैं उसका पालन करना उनके लिए कठिन होता है। और जब भी आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप उससे बचने का प्रयास करते हैं, और बचने के प्रयास में आपके लिए सबसे प्रमुख मदद होती है राजनीतिक रूप से। तो राजनीतिक जो नेतृत्व है या जो भी व्यक्ति राजनीतिक प्रभाव रखते हैं उनके संपर्क के कारण माना जाता है अवैध जो शराब का व्यापार है वो बढ़ता है। शराब के व्यापार को लेकर जो कठोर नियम बने हुए हैं उनसे बचने के लिए कंपनियां कभी कभी राजनीतिक नेतृत्व से मदद लेकर इसके व्यापार को आगे बढ़ाती हैं अवैध रूप में। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से भ्रष्टाचार और अपराध की जो स्थितियां हैं वो इसके लिए काफी उत्तरदायी मानी जाती हैं। राजनीतिक मिलीभगत का एक दूसरा परिणाम यह भी होता है कि जिस राज्य में शराब सस्ती है वहां से खरीद कर जिन राज्यों में महंगी है, ज्यादा कर लगता है या शराबबंदी है, शराब पर निषेध है, वहां पर बेचने की प्रक्रिया होती हैं। तो अंतरराज्यीय ये जो अवैध व्यापार है इसमें भी राजनीतिक नेतृत्व का कहीं ना कहीं योगदान हो जाता है। तो ये स्थितियां जब बनती हैं तो अवैध व्यापार को पूर्णतः नियंत्रित कर पाना ये संभव नहीं होता है। अंतिम रूप में अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आती है नैतिक दुविधा। शराब को लेकर अगर हम देखें तो दो पक्ष हैं। एक पक्ष है जो हमेशा इसको प्रतिबंधित करने की बात करता है, दूसरा इसके लिए प्रतिबंध की बात नहीं करता है, ये सरकारी नियम के अनुसार इसको चलाने की बात करता है। ये जो आपस में द्वंद्व की स्थिति है ये सबसे बड़ी समस्या है। तो नैतिक रूप में अगर हम देखें तो समाज का एक बड़ा वर्ग है जो शराब को स्वीकार नहीं करता है। महिलाओं का बड़ा वर्ग है जो मानता है कि शराब के कारण कई परिवार खराब हुए हैं या वहां पर स्थितियां बहुत संतोषजनक नहीं रही हैं। तो इस कारण से महिला समूहों के द्वारा भी शराबबंदी की स्थिति को काफी समर्थन दिया जाता है। लेकिन इसके व्यापार के माध्यम से जो राजस्व मिलता है उसको लेकर राज्य सरकारें काफी मजबूती से इसका समर्थन करती हैं। आप देखें कि शराब पर जो भी एक तरह से कर लगता है वो राज्य अभी भी लगाते हैं और ये जीएसटी में शामिल नहीं है। तो कई राज्यों के विरोध के कारण ये जीएसटी में शामिल नहीं हो पाया। इसीलिए नैतिक दुविधा की जो स्थिति है वो व्यापार को बनाए रखने और नहीं रखने के बीच में है, और इसी का लाभ उठाकर अवैध व्यापार की स्थितियां भी बनती हैं। क्योंकि सभी राज्यों में शराब को लेकर जो नियम है वो एक से नहीं है। कहीं पर पूर्णतः प्रतिबंध है, कहीं पर बहुत अधिक शुल्क है, कहीं पर बहुत सस्ती शराब उपलब्ध है। तो अगर आप तीन अलग अलग जगह पर तीन अलग अलग तरह के तंत्र बनाकर रखेंगे तो अवैध स्थितियां बनती हैं व्यापार की, और जब भी अवैध व्यापार बढ़ेगा आप शराब में किसी भी तरह की मिलावट या शराब के मानक का पालन नहीं होना और उसकी जांच करे बिना लोगों तक उसकी पहुंच बना देना ये होगा। और ऐसा अगर होगा तो इस तरह की घटनाएं जहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु होती है ये घटित होती रहेंगी। शराब को लेकर हमेशा शराबबंदी के संबंध में तथ्य दिया जाता है कि शराबबंदी करके हम इसके व्यापार को रोक सकते हैं और इसके जो प्रभाव है समाज पर रोक सकते हैं। लेकिन अगर हम एक आंकड़ा बिहार का देखें तो बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू की गई, और यहाँ पर एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसका एक आंकड़ा दिया गया है, और एक्साइज एक्ट यानी उत्पाद शुल्क के संबंध में जो कानून है उसके आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं कि शराब को लेकर जो भी एक्साइज एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है वो एक तरह से यहाँ पर चार्ट में दिया गया है, और आंकड़ा 2011 से लेकर 2016 के बीच का है। हम केवल यहाँ पर बिहार के आंकड़े की बात करते हैं क्योंकि हम बिहार की घटना के संदर्भ में ही यहाँ पर आलेख में चर्चा कर रहे हैं। तो 2016 में बिहार में जब शराबबंदी लागू की गई, आप देखें कि जो भी एक्साइज एक्ट यानी उत्पाद शुल्क के संबंध में जो उल्लंघन है शराब के व्यापार को लेकर, वो आंकड़ा आप देखें तेजी से बढ़ा हुआ है। बिहार में अगर आप हरे रंग के इस ग्राफ को देखें 2016 का, ये बढ़कर यहां तक पहुंचा हुआ है।
जबकि पहले स्थितियां आप देखें काफी नीचे थी। तो ये दर्शाता क्या है कि जब भी आप शराबबंदी या शराब पर निषेध जैसी स्थितियां लगाते हैं, शराब में अवैध व्यापार या तस्करी की स्थितियां बढ़ती हैं। इसीलिए इस पर जो भी रोक है उसे लगाने के लिए हमें अन्य प्रकार के जो सुधार है उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रमुख अगर हम उपायों की बात करें तो यहाँ पर हम पहले दो उपायों की प्रमुख रूप से बात कर रहे हैं जो रोकथाम के संबंध में है और अवैध शराब का उपयोग करने से जो भी पीड़ित है उनके उपचार के संबंध में है। अगर हम रोकथाम की बात करें तो उसके लिए आगे कुछ कारण अभी हम देखते हैं कि किस रूप में रोकथाम की जा सकती है। मान लीजिए अगर हम शराब के अवैध रूप में जो व्यापार है उसको पूर्ण रूप से नहीं रोक पा रहे हैं, तो अगर इसका उपयोग हो रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं तो वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि नकली शराब के सेवन करने वाले जो लोग हैं उनके उपचार की जो प्रक्रिया है उसको परिवर्तित किया जाए। क्योंकि नकली शराब को लेकर 1945 के बाद से आंकड़ा यह दिखता है, केवल भारत ही नहीं दुनिया में, कि प्रमुख रूप से मेथनॉल इसमें सबसे बड़ा उत्तरदायी माना जाता है। यानी नकली शराब में मेथनॉल का स्तर ज्यादा होता है और वही एक तरह से जानलेवा माना जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि नकली शराब पीकर अगर कोई व्यक्ति बीमार हुआ है तो उसका बड़ा कारण यह होगा कि क्लोरल हाइड्रेट उसमें एक तरह से प्रभावी है जो एक तरह से उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है और उसी आधार पर प्रमुख रूप से उपचार शुरू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर और नर्स को यह सूचित करने की आवश्यकता है या इस तरह की जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है कि प्रमुख रूप से जब हम नकली शराब की बात करते हैं तो मेथनॉल इसके लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी है। और मेथनॉल की जो प्रतिरक्षी दवा होती है वो है एथेनॉल। एथेनॉल मतलब जो सामान्य शराब का भाग है। इसीलिए ये तथ्य सुनने में सही नहीं लगेगा, लेकिन मेथनॉल जो नकली शराब में सेवन किया गया है उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो सामान्य अल्कोहल या एथेनॉल है शराब के रूप में, जो शुद्ध रूप में है और जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उसका उपयोग करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाएगा तो हमारे शरीर में एथेनॉल भी होगा और मेथनॉल नकली शराब के रूप में पहले से ही है। तो ऐसी स्थिति में एथेनॉल और मेथनॉल दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे एक ऐसे एंजाइम के लिए जिस एंजाइम के द्वारा मेथनॉल को अलग अलग भागों में तोड़ा जाता है। यानी एक ऐसा एंजाइम होता है हमारे शरीर में जो मेथनॉल को ब्रेक करता है, तोड़ता है, और मेथनॉल जब टूटता है तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और ये लोगों की मृत्यु, उनको अंधा करने या शरीर में अन्य प्रकार की जो अपंगता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। अगर उसको एथेनॉल का भाग दिया जाता है तो हमारे शरीर का जो एंजाइम है वो मेथनॉल की जगह एथेनॉल को ब्रेक करने का या तोड़ने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में मेथनॉल फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं बदलेगा और ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अन्य प्रक्रिया के माध्यम से मेथनॉल हमारे शरीर से निकल जाएगा और हानि नहीं पहुंचेगी। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उसको अपनाकर अगर कोई व्यक्ति नकली शराब का उपयोग करके बीमार है तो उसको बचाने की प्रक्रियाएं बढ़ सकती हैं। तो ये उपाय किया जा सकता है। अब अगर हम इसके रोकथाम की बात करें कि नकली शराब का व्यापार हो ही ना, क्योंकि अगर हम उसको रोक पाएंगे तो हमें इलाज करने की जो स्थितियां उस पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो प्रमुख रूप से अगर हम शराब के संबंध में देखें तो हमें देश के स्तर पर कानून की आवश्यकता है। हमने पहले ही कहा कि शराब एक तरह से राज्य का विषय है, लेकिन जब तक पूरे भारत में शराब के संबंध में एक कानून नहीं होगा हम अंतरराज्यीय इसकी जो तस्करी है वो नहीं रोक सकते हैं। एक जगह सस्ता है, एक जगह महंगा है, तो जहां पर महंगा है और जहां सस्ता है तो सस्ती जगह से शराब महंगे स्थान पर तस्करी के रूप में पहुंचेगी, अवैध रूप में जाएगी, और शराब अवैध रूप में जाएगी तो उसमें मिलावट या नकली शराब हो सकता है। तो हमें अंतर्राज्यीय स्तर पर जो सहयोग है वो बढ़ाना पड़ेगा और वो तभी हो सकता है जब पूरे भारत के स्तर पर शराब के कानून के लिए हम एक कानून की प्रक्रिया अपनाएं। प्रमुख रूप से अंतर्राज्यीय परामर्श के माध्यम से यह प्रयास किया जा सकता है कि एक कानून बने और शराब निर्माण और बिक्री से जो भी एक तरह से उत्पाद शुल्क राज्यों को राजस्व के रूप में मिलता है वो उनके महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत है। तो अगर ये सही रूप से व्यापार चलेगा तो सभी के हित में है। जो भी एक तरह से लोगों की मृत्यु हो रही है वो स्थितियां हम रोक सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं जो शराब का उद्योग है उसे सुसंगत रूप में चलाने की आवश्यकता है और इसके लिए अंतर्राज्यीय जो परामर्श है वो करने की प्रमुख आवश्यकता है। इसी के साथ साथ शराब के उपयोग को लेकर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थितियां हैं उनमें हमें बदलाव करने की आवश्यकता है। यानी जो भी कुल खपत होती है उसमें कम करने के उपाय शामिल किए जाएं। जैसे न्यूनतम आयु जहां पर आप शराब का उपयोग कर सकते हैं उसको बढ़ाया जाए।
इससे युवा वर्ग जल्दी शराब के संपर्क में नहीं आ पाएगा। नशे की स्थिति में ड्राइविंग करने पर जो भी जुर्माना लगता है वो बढ़ाया जाए और उसे सख्ती से लागू किया जाए। तो ये स्थितियां भी जो शराब का उपयोग है उसको घटा सकती हैं। साथ साथ जो भी खुदरा एक तरह से इसकी बिक्री होती है और जो विज्ञापन किया जाता है शराब के संबंध में, उस पर भी नियम और कठोर बनाने की आवश्यकता है। इसके आधार पर सार्वजनिक रूप में शराब का जो उपयोग है उसको घटाकर और स्वास्थ्य के लिए किस तरह से गंभीर खतरा हो सकता है वो स्थितियां अगर हम बताएं तो हम शराब के संबंध में जो व्यापारिक स्थितियां अवैध रूप में उसको रोक सकते हैं। आज के अपने अंतिम विषय को देखते हैं, इज वैक्सीनेशन लिमिटिंग ओमिक्रॉन्स वायलेंस। यहाँ पर आलेख में प्रमुख रूप से यह चर्चा है, अगर लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली है तो क्या ओमिक्रॉन का वायरस के रूप में जो प्रभाव है वो घटा है। यहाँ पर आलेख में प्रमुख रूप से यह बताया जा रहा है कि जो भी हमारे पास आंकड़े हैं वो सटीक रूप में इस बात को नहीं बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो प्रभाव है वो वैक्सीन के एक तरह से उपयोग से कम हुआ है या जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उन पर ओमिक्रॉन का बिल्कुल प्रभाव नहीं है। ऐसी स्थितियां नहीं है। इस तरह का जो भ्रम है वो लोगों में नहीं फैलना चाहिए, अन्यथा ओमिक्रॉन को लेकर लोगों में जो भय की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं होगी और सामान्य रूप में जो भी उनको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है वो उससे पीछे हटेंगे और ऐसी स्थिति में उनको संक्रमण हो सकता है। ओमिक्रॉन के अगर हम संस्करण की बात करें तो माना यह जा रहा है कि डेल्टा की तुलना में यहाँ पर जो लोग ओमिक्रॉन से प्रभावित हैं वो कम भर्ती हो रहे हैं अस्पताल में और मृत्यु की जो दर है वो भी कम रिपोर्ट आ रही है। कोविड-19 के अगर हम वायरस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसमें जो स्पाइक्स होते हैं वो स्पाइक्स प्रोटीन ही प्रमुख रूप से किसी भी व्यक्ति को संक्रमित करने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं। तो जो नया संस्करण आया है उसमें ओमिक्रॉन में प्रमुख रूप से जो स्पाइक्स हैं उन्हीं में एक तरह से प्रमुख रूप से उत्परिवर्तन हुआ है और माना जा रहा है कि इसी कारण से ये तेजी से फैल भी रहा है। इसकी संप्रेषणीयता बहुत ज्यादा है और हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उससे भी बचने की क्षमता इसमें ज्यादा है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो यह बहुत घातक प्रभाव नहीं दिखा रहा है। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन का जो प्रभाव है वो अभी शुरुआती स्तर पर है और इसके आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह हल्का, मध्यम या गंभीर रूप में प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा। इसको अभी किसी बड़ी श्रेणी में नहीं डाला जा रहा है। तो सामान्य रूप में टीके जिनके लगे हुए हैं उनमें लक्षण की गंभीरता कम देखी गई है। इसीलिए WHO का कहना है कि टीका लगवाने की जो प्रक्रिया है उसको लगातार मजबूत किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ ओमिक्रॉन के संबंध में एक सर्वेक्षण ये भी सामने आया है कि ओमिक्रॉन के माध्यम से जो गंभीर एक तरह से बीमारी हो सकती है या गंभीर रूप से व्यक्ति बीमार हो सकता है वो स्थितियां तो नहीं है, आपको उससे सुरक्षा जरूर है, लेकिन जिसमें हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक यानी बहुत कम लक्षण वाली जो स्थिति है वो ओमिक्रॉन आसानी से दे रहा है। और आप देखें तो वर्तमान में तेजी से जिस तरह से केस भारत में बढ़े हैं वो इसी स्थिति को दर्शाता है। इसीलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है और अभी WHO की तरफ से अंतिम रूप में कोई निष्कर्ष नहीं है कि यह हल्का, मध्यम या गंभीर स्तर का है। इसीलिए वैक्सीन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाकर हम ओमिक्रॉन के संबंध में जो बचाव की स्थिति है उसका पालन कर सकते हैं। आज की अपनी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में टीआरपी का महत्व बताते हुए इसमें प्रमुख समस्याएं और उनके समाधान पर भी चर्चा करें। 150 शब्दों का प्रश्न है, 10 अंकों में आपको इसे लिखने का प्रयास करना है। उत्तर की संरचना देखते हैं। पहले भूमिका, टीआरपी के संबंध में वर्तमान जो संदर्भ है वो बताएं, यानी पिछले वर्ष की जो घटना थी जिसके बाद से टीआरपी को रोका गया और वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसे जारी करने के लिए जो मंजूरी दोबारा दी गई है। मुख्य भाग में आप बताएंगे टीआरपी की आवश्यकता, प्रमुख संबंधित जो इससे विवाद है, इसमें आप 2002-3 का विवाद वो भी आप बता सकते हैं, किस तरह से संस्था परिवर्तित की गई 2010 में, हल करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो आप बताएंगे और अंत में जो नई कमेटी बनाई गई है जहां पर प्रसार भारती के सीईओ एक तरह से उसमें अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी आप बता सकते हैं कि उनकी सिफारिश के आधार पर जो भी टीआरपी के संबंध में दिशा निर्देश हैं उनमें भविष्य में दीर्घकालिक सुधार किए जा सकते हैं। निष्कर्ष में आप बताएंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष टीआरपी द्वारा टेलीविजन के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, भारत में अवैध शराब के व्यापार के बढ़ने के प्रमुख कारणों को बताएं, इसकी समाप्ति तथा इसके उपयोग से होने वाली जन हानि को रोकने के लिए प्रभावी उपायों की भी चर्चा करें। 150 शब्दों में 10 अंकों का प्रश्न है। उत्तर संरचना देखते हैं। भूमिका, अवैध शराब से होने वाली जन हानि इसके व्यापार को रोकने के लिए प्रभावी उपायों को आवश्यक बनाती है।
क्योंकि अगर इस तरह की जनहानि नहीं होती तो अवैध व्यापार को लेकर इतनी चिंता व्यक्त नहीं होती। तो यह प्रमुख तथ्य आपको बताना है। बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी नकली शराब पीने से लोगों की जो मृत्यु हुई है उन घटनाओं की भी चर्चा आप कर सकते हैं संक्षिप्त में। मुख्य भाग में अवैध शराब के व्यापार के कारण क्या है, इसे सीमित करने के उपाय, जनहानि को सीमित करने के उपाय, क्योंकि प्रश्न में आपको जनहानि रोकने के लिए स्पष्ट रूप में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ में आपको यह भी बताना है, जो हमने मेथनॉल और एथेनॉल के संबंध में चर्चा करी है, निष्कर्ष में आप बताएंगे अवैध शराब के व्यापार को रोकने के लिए नैतिक दुविधा को समाप्त करना आवश्यक है। यानी एक वर्ग इसका समर्थन करता है, दूसरा इसका पूर्णतः विरोध करता है। अलग अलग राज्यों में नैतिक मानदंड अलग अलग ना हो, तभी हम अवैध शराब के व्यापार को नियंत्रित कर पाएंगे। यह हमारा 16 जनवरी 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।